नमस्ते। मैं प्रतिज्ञा हाजिर हूँ आप सबके सामने कहानी अगर तुम साथ हो के भाग 14 के साथ। रज्जन भैया लजाकर एकदम मोमबत्ती हो गए। नहीं ना चच्ची, तब तो प्रॉपर भोज करवाएंगे पूरे गांव में। ब्याह कामकाज आप लोगों के बिना थोड़े ना हो जाएगा। अबे तो जीजा बुलवाए हैं आप सब लोगों को कुछ उपहार देने के लिए। अब औरतों में कानाफूसी होने लगी। आखिर माजरा क्या है? धृति भी पीछे की कुर्सी पर बैठ गई थी। आकाश मंच पर चढ़ा। रज्जन ने बड़े ही सम्मान से घुटने पर बैठते हुए सर झुकाकर माइक आकाश को सौंप दिया। उतने ही सम्मान से जिस सम्मान से कटप्पा ने आखिरी बार बाहुबली को तलवार सौंपी थी। खैर, आकाश ने माइक पकड़कर हल्का सा गला साफ किया। रिस्पेक्टेड लेडीज, उसने जैसे ही पहले 2 शब्द बोले, पीछे बैठी धृति ने जोर से नामे सर हिलाया। आकाश ने फिर से गला साफ किया। बेचारा बुरी तरह नर्वस था। इतनी नर्वसनेस तो उसे तब भी नहीं हुई थी जब उसने लंदन में अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी की स्पीच दी थी। फिर भी उसने माइक कस कर पकड़ा। मेरी प्यारी बहनों, उसके मुंह से इतना सुनते ही धृति कुर्सी से खड़ी होकर आकाश की हौसला अफजाई के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगी। सारी औरतें मुड़कर उसे देखने लगीं। आप नहीं, आप बैठ जाइए, आप बहन नहीं हैं। आकाश माइक पर ही चिल्लाया। धृति वापस अपनी जगह बैठ गई। रज्जन ने पास रखे 2 बड़े बड़े सूटकेस खोल दिए जिसमें साड़ियों का भंडार भरा था और एक एक कर साड़ियां वहां बैठी औरतों में बांटने लगा। अब तो नज़ारा ही बदलने लगा। अभी तक जो संख्या औरतों की वहां मुश्किल से 10-20 थी, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। दूर दूर से निकलती हुई औरतें बरगद तले साड़ी वितरण का कार्यक्रम देखते ही दौड़ी चली आती। और तो और वो औरतें जो गांव के दूसरे छोर पर बने बरगद को पूजने गई थीं, वो भी वापस दौड़ती चली आईं। साड़ी बंट रहा था। काहे बंट रहा था, ये किसे ही जानना था। कुछ ही देर में आलम ये हो गया कि बरगद के नीचे बिछी सारी कुर्सियां भर चुकी थीं और तब भी बची खुची कुछ महिलाएं बरगद के नीचे बने चबूतरे पर चढ़ी बैठी थीं। आकाश ने वापस अपनी बात जारी रखी। उम्मीद है सबको तोहफा पसंद आया होगा। तो ज़्यादा फॉर्मेलिटी ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। पते की बात यह है कि इन साड़ियों पर जो कसीदाकारी है वो मशीनी है। सालों पहले जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इन्हीं मशीनों के जरिए बुनकरों की रोजी रोटी छीन ली। मशीनों से की हुई बुनाई और कढ़ाई बेहद सस्ती होती है, लेकिन जो बात हाथ की कसीदाकारी में है वो और कहीं नहीं। आकाश अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सामने से उड़ती खुसुर पुसुर ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। औरतों का ध्यान तो उसकी बातों में था ही नहीं, या शायद उसकी भारी भरकम बातें उनके सर के ऊपर से जा रही थीं। एक औरत दूसरी से बोल रही थी, हमको लग रहा है तुम्हारी रानी कलर वाली ज्यादा खूबसूरत लग रही है, जे हमारी नारंगी तो कतई नीकी ना लग रही। सच पूछो तो एक भी नीकी ना है, सारी रंग एकदम पुराने जमाने के हैं। वो तो हम बरगद पूछने आए थे तो पता चला कि रानों की लड़की होने की खुशी में साड़ी बंट रही हैं, तो हमने कहा लाओ हम भी ले लें। अब आखिर खुश तो हम भी बहुत हुए हैं जिज्जी। किसी के घर लड़का बच्चा होए, इससे भाई सबका खुशी बढ़ता है कि नहीं जिज्जी? बाकी एकदम बेकार सस्ता वाला कपड़ा है, कोनो करम का ना। अरे ये सब छोड़ो, ये पर्वतिया तो बगल गांव की है ना, ये काहे आ गई? भूले की बारात में पूड़ी पकवान बनाने को बुलाया तो बोली हमारे मर्द दूसरे गांव नहीं आने देंगे, और अब देखो मुंह उठा के चली आई साड़ी लेने, लुच्ची कहीं की। धृति ने इशारा किया ताकि आकाश जल्दी जल्दी अपनी बात रखे, वरना औरतों का क्या है, जहाँ 4 खोपड़ियां एक जगह जमा हुई नहीं कि वहीं पंचायत शुरू। अटेंशन प्लीज, आकाश ने माइक पर कहा। पंचायत
नहीं रुकी। रज्जन ने आकाश के हाथ से माइक खींच लिया और बोला, काय हो, साड़ी वापस ले ली जाए का? जीजा बोल रहे हैं, जरा कान खोल के सुनो सब जनी। आकाश बेचारा, आरजीआई द्वारा लॉन्च किए गए नए हैंडबैग को उसने कितनी अच्छी तरह पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया था। कितने आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ उसने धारा प्रवाह अपना विजन लोगों के सामने रखा था, और वही आज यहाँ हकला रहा था। सच है, सामने सुनने वाली पब्लिक का भी बड़ा रोल होता है। नहीं तो आप खुद ही सोचिए, अगर श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दुर्योधन को दिया होता तो क्या वो समझ पाता? नहीं ना। उसी तरह आकाश जानता था कि वो क्या चाहता है, वो इसे कैसे एग्जीक्यूट करने वाला है, उसका विजन क्या है, उसकी अप्रोच। उसके दिमाग में तो सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ था, लेकिन वो सामने बैठे लोगों को किस तरह समझाए कि वो उसकी बात को मान जाएं, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। इतने में एक औरत उठकर बोली, अच्छा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, अब घर जाए के बखत हो गया। हमारा आदमी खेत से आगवा हुई, उनका तो आते ही चूल्हे से रोटी उतरी हुई मिले चाहिए, वरना तो कुपित हो जाइए। ई साड़ी के लिए थैंक यू। अरे अरे सुनिए मिस, मैं ये कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि इस गांव की औरतों में बहुत हुनर है। आप में से कुछ को तो ये साड़ियाँ पसंद भी नहीं आई होंगी। वजह कि आप लोग खुद इससे बेहतर कारीगरी कर सकती हैं। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना? आगे बैठी प्रेम कुमारी अकड़ कर बोली, हो भैया, एकदम ठीक कह रहे, ऐसी कढ़ाई तो हम अपने पायदान पर करके दुआरे डाले हैं। आकाश को जरा भी बुरा नहीं लगा। हाँ, सही कह रही होंगी आप, और मुझे इस गांव की महिलाओं के टैलेंट पर कोई शक नहीं है। बस मैं आपको आपका हुनर दिखाने के लिए एक सही मंच देने आया हूँ। आप लोग चाहें तो अपने इसी हुनर को कमाई में बदल सकती हैं, जिससे ना केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आपको आमदनी भी होगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सभी मेरे साथ मेरे नए बिजनेस में मेरा हाथ बटाएं। आपके हुनर को मैं पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। तब कहिए, अब आपको मेरा सुझाव कैसा लगा? औरतों में एक बार फिर कानाफूसी होने लगी। काय भैया, हमारे आदमी का 10 बीघा खेती है, हमको धनदान की कोई कमी थोड़ी ही है कि हम अपना टेंट दिखाकर कमाई करेंगे। ऋतिक की मम्मी आंचल पीछे खिसकाते हुए बोली, वो टैलेंट होता है बड़की चाची, टेंट नहीं। टेंट माने तो सामियाना। पीछे खड़ी 16 बरस की धानी ने कहा तो सारी औरतें हंस पड़ी। देखिए, आपके आदमी के पास 10 बीघा जमीन है, अच्छी बात है, पर सोचिए कि अगर आप भी कमा रही होती तो शायद आप 10 बीघा जमीन और खरीद पाती। फिर आपके और आपके पति के पास 20 बीघा जमीन होती। मैं सही तो कह रहा हूं ना? जितनी ज्यादा आमदनी उतना ज्यादा रुतबा। ऋतिक की माताजी की अकड़ अभी भी वहीं थी। तब भी हम तो किसी की चाकरी करने से रहे। हमारा आदमी कमा रहा है, खिला रहा है, पाल पोस रहा है, और हमें कुछ ना चाहिए। पीछे खड़ी सुंदर सी प्यारी सी चुलबुली धानी ही करते हुए बोली, चाचा तो कभी कभी धर के कूट भी देते हैं प्यार से, वो ना बताओगी चाची? उसने कहा तो ऋतिक की माताजी का पारा एकदम चढ़ गया, चेहरा लाल हो गया, मांग टीका झूलते हुए सर के किनारे पहुंच गया। वो तमतमाई सी धानी की तरफ बढ़ी तो वो अपनी माँ के आंचल में छिप गई। रज्जू जी, तुम्हारी लड़की की जबान ना बहुत लंबी हो गई है, बता देते हैं। हाँ, हमारा मर्द कूटता है तो क्या होगा? जब प्यार करी, खिलाई पिलाई, दो हाथ लगा भी दिया तो क्या हो गया? आकाश का सर बोझिल होने लगा। उसने पीछे बैठी धृति की तरफ देखा तो वो सर झुकाए बैठी थी। आज पहली बार धृति के गांव का एक बदसूरत चेहरा उसे दिखाई दिया था। यहाँ घरेलू हिंसा जितनी बड़ी समस्या थी, उससे कहीं बड़ी समस्या थी कि औरतों ने उस घरेलू हिंसा को अपने दैनिक जीवन का एक भाग मान लिया था। और उससे भी बदतर था ऋतिक की माँ जैसे केस,
जिन्होंने अब उस घरेलू हिंसा को प्यार मोहब्बत के नाम पर ग्लोरीफाई करना भी शुरू कर दिया था। उससे आगे और कुछ बोला न गया। उसे लगा कि इस सभा का भी कोई फायदा नहीं हुआ। कहाँ वो बिजनेस की बात करने आया था, कहाँ गांव का बदनुमा चेहरा देखकर जा रहा था। उसकी बात नहीं बनी। शायद अब उसे एक बार फिर कोई नई रणनीति बनानी होगी। औरतें उठ उठकर घर जाने लगी। आकर्ष ने भी माइक रज्जन को सौंप दिया और बोझिल मन से मंच से नीचे उतर गया। इधर ऋतिक की माताजी पीछे जाते ही खीसे निपोड़ती हुई धानी से बोली, तुम्हारा मर्द भी तुमको सिर पे बिठा के ना रखेगा दुनिया, जब ओकरा हाथ पड़ी तो बुद्धि ठिकाने आ जाइए। बड़की चाची, हाथ हमारे पास भी है, फिर खाली आदमी ही नहीं, हम प्यार करेंगे आदमी से, और हाथ उठाएगा तो पलट के 2 कंटा आप भी खाएगा। आपकी जैसी एक तरफा मोहब्बत ना चलेगी हमारी। धानी हंसते हुए बोली। उसके मोतियों जैसे दांत चमक उठे। तो ये था कहानी अगर तुम साथ हो का भाग 14। जल्द ही मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।